आपका जो सिस्टम में एडिशनल रिएक्टेंस होता है उसको हम डिक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे सीरीज कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें से एग्जाम में कोई भी ऑप्शन से क्वेश्चन पूछेगा आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे वेज जो होती है वो फिक्स होती है। ये बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारा प्रोपेलर टरबाइन में और कपलर टरबाइन में क्या डिफरेंस है। तो प्रोपेलर प्रेशर पे और यहाँ पे आपका हीट रेडिएशन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको दो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और एक कांस्टेंट प्रेशर होता है। अगर इसका लेंथ की वैल्यू है ये हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इससे यहाँ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू यहाँ पे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिन्स टॉक। तो फ्रेंड हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे आपका DDA-JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का पार्ट नंबर 5। ये आपका 2018 का पेपर सोल्यूशन मैं आप लोगों को लेके आया हूँ। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पार्ट नंबर 1 to 4 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आई होप आप सभी लोगों ने इन सभी वीडियोस को देख लिया होगा और जिन बच्चों ने इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है प्लीज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको वहाँ पे इस वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे एक एक करके आप सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। आपको वहाँ पक्का बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। आप इन सभी वीडियोस की स्पीड को यहाँ पे 1.5x कर लीजिएगा जिससे कि आपको यहाँ पे टाइम भी सेव होगा और आपको मैंने जो वहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो भी वहाँ पे आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, चलिए हम आज इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 में। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है विच डिवाइस इज यूज्ड इन सब स्टेशंस टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। तो हम सब स्टेशंस पे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? सिंक्रोनस रिएक्टर, सीरीज इंडक्टर, सिंक्रोनस कंडेंसर या सीरीज कैपेसिटर। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बेसिकली जो आपको 4 ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो हम सब स्टेशन पे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। बट जो 3 ऑप्शन और दिए हैं उसके भी बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो यहाँ पे आपको चारों जो आपको एग्जाम्पल दिया है चारों एग्जाम्पल को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे कि अगर इसमें से किसी से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप इजीली वहाँ पे सॉल्व कर ले जाएंगे। फ्रेंड्स आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक वीडियो शेयर कर दिए जिससे कि सबकी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। पहला आपको दिया सिंक्रोनस रिएक्टर, दूसरा आपको दिया हुआ है सीरीज इंडक्टर और थर्ड आपको दिया हुआ सिंक्रोनस कंडेंसर, चौथा आपको दिया सीरीज कैपेसिटर। तो मैं यहाँ पे पहले जो इसका सही उत्तर है सिंक्रोनस कंडेंसर, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि हम सब स्टेशंस में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम सबसे पहले यहाँ पे हम सिंक्रोनस जो आपका सिंक्रोनस कंडेंसर है, सिंक्रोनस कंडेंसर इसका सही आंसर होगा। अब इसके बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है। ठीक है, पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसका हम इस्तेमाल करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो पहला इसका इस्तेमाल करते हैं टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, ये कैसे काम करता है, ये आपको क्या करता है, इट डिलीवर्स, ये आपको डिलीवर क्या करता है, इट डिलीवर्स द लीडिंग रिएक्टिव पावर। जो आपकी लीडिंग रिएक्टिव पावर होती है ये उसको डिलीवर करता है। ठीक है, लीडिंग इट डिलीवर्स द लीडिंग रिएक्टिव पावर। जो आपकी रिएक्टिव पावर होती है ये उसको डिलीवर करता है इन द सिस्टम, जिससे क्या होता है हमारा सिस्टम में इसने अपना रिएक्टिव पावर डिलीवर कर दिया। अब रिएक्टिव पावर डिलीवर करने से होता क्या है, इससे क्या होता है अपना ये आपका जो रिएक्टिव पावर की डिमांड होती है सप्लाई में वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, क्या करता है, इट रिड्यूसेस द डिमांड ऑफ रिएक्टिव पावर। ये क्या करता है, रिएक्टिव पावर की डिमांड को रिड्यूस कर देता है। रिएक्टिव पावर फ्रॉम सप्लाई से आपका रिएक्टिव पावर की डिमांड को रिड्यूस कर देता है। इससे क्या होगा आपका, इससे यहाँ पे आपका पावर फैक्टर इंक्रीज कर जाता है। इससे यहाँ पे आपको पावर फैक्टर इंक्रीज कर जाता है। आपको जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था कि आखिर हम सब स्टेशन में कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं पावर फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए, तो वहाँ पे हम अपना सिंक्रोनस कंडेंसर इस्तेमाल करते हैं पावर फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए। ये कैसे काम करता है, ये आपका जो लीडिंग रिएक्टिव पावर है ये आपका सिस्टम सप्लाई करता है। उससे क्या होता है हमारा जो आपकी रिएक्टिव पावर की डिमांड होती है वो यहाँ पे आपकी कम हो जाती है और इसकी वजह से यहाँ पे आपका पावर फैक्टर इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला सही था। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने इसको अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, हम इसका अगला ऑप्शन देखते हैं जो आपको अगले ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे आपको सिंक्रोनस रिएक्टर की बात करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें आपका सिंक्रोनस रिएक्टर का तो वो क्या हेल्प करता है, देखिए इससे एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ। ठीक है, सिंक्रोनस रिएक्टर से, तो यहाँ मैं आपको सिंक्रोनस रिएक्टर को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सिंक्रोनस रिएक्टर ये आपका जो ओवर वोल्टेज की
कंडीशन होती है, ये उसको यहाँ पे रेक्टिफाई करता है। क्या करता है? इट इम्प्रूव्स द ओवर वोल्टेज, इट इम्प्रूव्स द ओवर वोल्टेज कंडीशन एट रिसीविंग एंड, एट रिसीविंग एंड इन ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन में ओवर वोल्टेज, इसको ये प्रोटेक्ट करता है। जो आपका सिंक्रोनस रिएक्टर का क्या होता है, ये आपकी जो ओवर वोल्टेज की कंडीशन होती है रिसीविंग एंड में, ये इसको इंप्रूव करता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिला। जैसे आपको क्वेश्चन आपको दिया हुआ है विच डिवाइस इज यूज्ड इन सब स्टेशन टू इंप्रूव द पावर फैक्टर, वैसे आपको एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलेगा विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर इंप्रूव द ओवर वोल्टेज कंडीशन। तो ओवर वोल्टेज कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे हम सिंक्रोनस रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इससे आपके जेईई में एग्जाम क्वेश्चन पूछा हुआ है। थर्ड ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ था? आपको दिया था सीरीज इंडक्टर और आपको क्या दिया था? सीरीज कैपेसिटर। तो यहाँ पे अगर हम सीरीज इंडक्टर की बात करें, यहाँ पे अगर हम सीरीज इंडक्टर की बात करें तो इससे क्या होता है फ्रेंड आपका, इससे क्या होता है, ये आपको जो वोल्टेज सर्ज होता है उससे आपकी डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है। क्या होता है? जो हमारा वोल्टेज सर्ज होता है, वोल्टेज में जो हमारा सर्ज होता है, ये इसकी वजह से जो आपके डिवाइस में प्रॉब्लम हो सकती है, ये इसको कंट्रोल करता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इट यूज टू प्रोटेक्ट सिस्टम अगेंस्ट द वोल्टेज सर्ज। तो वोल्टेज सर्ज से सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? हम सीरीज इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका हो गया थर्ड वाला ऑप्शन। चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ था कि हम सीरीज कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका सीरीज कैपेसिटर होता है, जो आपका सीरीज कैपेसिटर होता है, इससे हम क्या करते हैं, सीरीज कैपेसिटर से ये आपको जो सिस्टम में रिएक्टेंस होता है, ये इसको डिक्रीज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपका जो सिस्टम में एडिशनल रिएक्टेंस होता है उसको हम डिक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे सीरीज कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें से एग्जाम में कोई भी ऑप्शन से क्वेश्चन पूछेगा, आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन समझ में आ भी गए होंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग इज। ये आपको जो पार्ट 1 वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ था, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये आपको क्वेश्चन रिपीट किया हुआ, बस खाली कॉन्सेप्ट चेंज किया हुआ है। क्या पूछता है? जो हमारा डीसी जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें कौन सा ईएमएफ इंड्यूस होता है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, उसमें आपका एसी का ईएमएफ इंड्यूस होता है, बट जो अपना एसी का ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम कम्यूटेटर की हेल्प से, उसको वहां पे हम कम्यूटेटर की हेल्प से उसको हम एसी को डीसी में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कम्यूटेटर को एक्सप्लेन किया हुआ था और आपका ब्रश क्या होता है उसको मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था। तो फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला से हो जाएगा एसी, क्योंकि जो आपका ईएमएफ होता है वो आपका एसी होता है, हम कम्यूटेटर की हेल्प से उसको हम डीसी में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछता है आपसे ए कपलन टरबाइन इज, ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का हाइड्रोलिक मशीन का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको इस टेबल की हेल्प से, ये जो एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपको 7 से 8 क्वेश्चन मैं आपको इसी टेबल की हेल्प से सॉल्व करा दूंगा, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछता है आपसे ए कपलन टरबाइन इज ए आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, इनवर्ड फ्लो इंपल्स टरबाइन, लो हेड एक्सियल फ्लो टरबाइन या हाई हेड मिक्स फ्लो टरबाइन। तो पहले यहाँ पे मैं आपको जितनी भी टरबाइंस होती हैं, जितने भी टरबाइन से जितने टाइप के क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको यहाँ पे एक सिंगल टेबल की हेल्प से सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लीज इस टेबल को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, इसको अपने दीवार पर लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस टेबल को याद कर लेंगे आपसे टरबाइन से कभी भी कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले हम इसमें फ्लो की। तो जो आपका फ्लो होता है वो आपका एग्जाम में या हाइड्रोलिक मशीन में ओनली 3 टाइप के फ्लो से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से देखिएगा, पहला आपका होता है यहाँ पर टेंजेंशियल फ्लो, पहला आपका होता है टेंजेंशियल फ्लो। ठीक है, जो मतलब किसी सर्किल के टेंजेंट में जाता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो। दूसरा यहाँ पे आपका होता है रेडियल फ्लो, ये रेडियली फ्लो होता है उसका, इसको हम बोलते हैं रेडियल फ्लो। तीसरा आपका होता है एक्सियल फ्लो, तीसरा आपका होता है एक्सियल फ्लो। तो टरबाइन को यहाँ पे बेसिकली 3 फ्लो में बांटा गया, टेंजेंशियल टरबाइन, रेडियल टरबाइन और एक्सियल फ्लो टरबाइन। ठीक है, अब वहाँ पे कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं उसमें भी यहाँ पे आपको डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली टेंजेंशियल में हम इंपल्स एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, टेंजेंशियल में हम इंपल्स एनर्जी का इस्तेमाल करके टरबाइन को चलाते हैं। रेडियल फ्लो में हम रिएक्शन, इसमें भी आपका रिएक्शन होता है और इसमें भी आपको फिर यहाँ पे रिएक्शन टरबाइन होती है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपकी यहाँ पे रेडियल टरबाइन और जो आपकी यहाँ पे एक्सियल टरबाइन है, ये दोनों आपकी रिएक्शन टरबाइन होती है, और जो आपकी टेंजेंशियल टरबाइन है वो आपकी इंपल्स टरबाइन होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मतलब कौन कौन सी टरबाइन होती है, वो आपका एग्जाम्पल में आएगा। स्पेसिफिक स्पीड और हेड से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो जो आपकी टेंजेंशियल टरबाइन मतलब जो आपकी इंपल्स टरबाइन होती है, इसका हेड हाई रखते हैं हम, कितना इसका हेड हम लोग हाई रखते हैं, इसकी वैल्यू पूछता है। तो इसका
वैल्यू होती है वो आपका 300 मीटर से ऊपर होती है, 300 मीटर एंड एबव, ये इसकी हाइट होती है, ठीक है, ये इसका हेड होता है। ये उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं, इसके बाद यहाँ पे आपकी ये आपकी मीडियम हेड टरबाइन होती हैं, ये आपकी मीडियम हेड टरबाइन होती है। इसका जो हेड होता है वो आपका 30 मीटर से लेके 300 मीटर तक इसको हम रखते हैं, ठीक है, ये आपका मीडियम हेड होता है। उसके बाद आपका रिएक्शन में हम इसको लो हेड टरबाइन बोलते हैं, ये आपका होता है अप्रॉक्स लेस देन 30 मीटर, लेस देन 30 मीटर ये आपकी होती है लो हेड टरबाइन। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जो आपकी एक्सियल फ्लो टरबाइन होती है या जो आपकी रिएक्शन फ्लो टरबाइन होती है, अगर एक्सियल रिएक्शन फ्लो टरबाइन है उसका हेड क्या होता है, उसका हेड लो होता है, एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। अब जो आपका हेड होता है ये जस्ट स्पेसिफिक स्पीड के उल्टा होता है, ठीक है, ये हेड मीडियम लो है तो आपका लो मीडियम हाई होता है। तो यहाँ पे हम टेंजेंशियल फ्लो में इंपल्स एनर्जी टरबाइन की बात करें, जिसका हेड हाई होता है उसका स्पेसिफिक स्पीड यहाँ फ्रंट आपका लो होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका मीडियम होता है, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपका हाई होता है, ये आपका स्पेसिफिक स्पीड होता है। लो की बात करते हैं तो यहाँ पर 0 से लेकर 60 आरपीएम तक इसका रेंज वेरी करता है। मीडियम की बात करें तो आपका 60 आरपीएम से लेकर 300 आरपीएम तक वेरी करता है। वहीं अगर हम हाई की बात करें तो यहाँ पे आपका हाई में जो आपका यहाँ 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला आपका यहाँ पे होता है 300 से लेके 600 आरपीएम, दूसरा यहाँ पे आपको रखा गया है 600 से लेके 1000 आरपीएम, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें 2 टरबाइन आती है। तो यहाँ पे आपका स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये आपका लमसम वैल्यू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपकी लमसम वैल्यू, बट इसी के रेंज में क्वेश्चन आपसे पूछता है। हाई हेड टरबाइन की रेंज होती है 300 मीटर एंड अबव, मीडियम की होती है 30 मीटर से 300 मीटर और लो की होती है लेस देन 30 मीटर, ठीक है। वहीं स्पेसिफिक स्पीड की बात करें तो लो की होती है 0 से 60 आरपीएम, मीडियम होता है आपका 60 से 300 आरपीएम, हाई में आपको 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है, 300 से 600 आरपीएम की और 600 से 1000 आरपीएम की। अब बेसिकली आते हैं हम एग्जाम्पल पे कि कौन कौन सी टरबाइन किस कैटेगरी में आती है। तो जो आपकी पहली होती है आपकी यहाँ पे आती है पेल्टन व्हील टरबाइन, ये आपकी होती है पेल्टन व्हील टरबाइन, ये आपकी पहली टरबाइन होती है, ठीक है। दूसरी यहाँ पे आती है आपकी फ्रांसिस टरबाइन, दूसरी आपकी आती है यहाँ पे फ्रांसिस टरबाइन। तीसरी यहाँ पे आती है, इसके अंदर में आपका आएगा प्रोपेलर टरबाइन, और इसमें आपका फ्रेंड आता है कपलन टरबाइन, इसमें आपका आता है कपलन टरबाइन। तो एग्जाम में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछा है कि एक कपलन टरबाइन कौन सी है, रिएक्शन, इंपल्स, एक्सियल फ्लो या मिक्स। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो कपलन टरबाइन है वो आपकी यहाँ पे लो हेड टरबाइन है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, कपलन टरबाइन है आपकी यहाँ पे, जो आपकी लो हेड टरबाइन है, जो आपकी एक्सियल फ्लो टरबाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन बना के पूछ लेगा, आई होप आपको ये टेबल याद रहेगी तो आप इजीली इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेन रीजन क्या है, आपको यहाँ पे जो प्रोपेलर टरबाइन होती है, जो आपकी कपलन टरबाइन होती है, कपलन टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन को बेसिकली सबसे एक माइन्यूट सा डिफरेंस जिससे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो आपका कपलन टरबाइन होता है इसमें जो आपका होता है वेन्स जो होती हैं, इसमें आपकी वेन्स जो होती हैं फ्रेंड वो आपकी एडजस्टेबल होती हैं, वो आपकी एडजस्टेबल होती हैं। वहीं अगर हम इसकी बात करें, प्रोपेलर टरबाइन की बात करें तो यहाँ पे वेन्स जो होती है वो फिक्स होती हैं। ये बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारा प्रोपेलर टरबाइन में और कपलन टरबाइन में क्या डिफरेंस है। तो प्रोपेलर टरबाइन में जो आपकी वेन्स होती है जिससे हम फ्लो को एडजस्ट करते हैं वो वेन्स बोलते हैं, वो फिक्स होती है। कपलन टरबाइन में वेन्स आपकी एडजस्टेबल होती है। तो अगर जेई में आपको यहाँ से कहीं से भी आपका जेई में क्वेश्चन पूछ लेगा टरबाइन से संबंधित में, आप इस टेबल को याद रखेंगे, इसलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। आई होप यहाँ मैंने आपको इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर दिया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन बोलता है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल्स कंसिस्ट ऑफ 2 एडियाबैटिक एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। आई होप आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। सबसे मेन साइकिल यहाँ पे डीजल, डुअल और ऑटो साइकिल और जूल साइकिल, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पूछता है इसमें से कौन सी साइकिल में 2 एडियाबैटिक और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो आईसी इंजन की सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल होती है डीजल साइकिल, डुअल साइकिल और ऑटो साइकिल, वहाँ मैं आपको तीनों ड्रॉ करके दिखाऊंगा और आप फिगर को याद रखिएगा, पीवी डायग्राम को, आप पीवी डायग्राम से इस क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको कुछ को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ मैंने आपके सामने तीनों साइकिल का यहाँ पे पीवी डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। पीवी डायग्राम की हेल्प से आप इजीली इस क्वेश्चन का ऑप्शन दे लेंगे और कुछ नया भी सीखेंगे, क्योंकि डीजल साइकिल और डुअल साइकिल से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जो आपकी ऑटो साइकिल होती है ये बेसिकली आपकी पेट्रोल साइकिल होती है, ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, इसको हम पेट्रोल साइकिल बोलते हैं। अब अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं ऑटो साइकिल का तो आपका पीवी डायग्राम है, ठीक है। इसका फिगर ऐसे ड्रॉ होता है, आपका ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस यहाँ पे आपके 2 होते हैं,
तो जो आपका 1 इसको हम 1 लेते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको यहाँ पे 4। तो 1 से 2, 2 से 3। देखिए यहाँ पे क्या बोला, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि आखिर दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका प्रोसेस जो आपका 2 से 3 है ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ये आपका देखिए 1 से 4 आपका यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गए, यहाँ पे आपके 2 कांस्टेंट वॉल्यूम के प्रोसेस हो गए हैं। इसी को ये आपका होता है ऑटो साइकिल में। अब यहाँ पे आपके क्या होता है, 1 से 2 यहाँ पे आपका कंप्रेशन हो रहा है, 2 से 3 यहाँ पे आपका हीट एडिशन हो। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका हो रहा है, ये यहाँ पे आपका जो हो रहा है हीट एडिशन हो रहा है, ठीक है, एट द रेट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे यहाँ पे आपका हीट एडिशन होता है और यहाँ पे आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे यहाँ पे आपका हीट का रिजेक्शन होता है एट द रेट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑटो साइकिल में 2 से 3 मतलब जो दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं, एक में यहाँ पे आपका हीट का एडिशन होता है और एक में यहाँ पे आपका हीट का रिजेक्शन होता है। बाकी ये दोनों जो आपके होते हैं इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है और ये फ्रेंड आपका ये आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं, यहाँ वॉल्यूम घट रहा है इसको हम यहाँ पे कंप्रेशन बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि आपको जो दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं वो आपके ऑटो साइकिल में होते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 वाला सही था, ऑटो साइकिल। अब बात कर लेते हैं डीजल साइकिल की और डुअल साइकिल से। देखिए अगर डीजल साइकिल ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम था, यहाँ पे आपका ये कांस्टेंट प्रेशर हो जाता है, ठीक है। बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। आपका ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। 1 से 2 कंप्रेशन, ये आपका हीट एडिशन, ये आपका एक्सपेंशन, ये आपका हीट का रिजेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका हीट का एडिशन होता है किस पे, एट द रेट कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे आपका हीट एडिशन होता है और यहाँ पे आपका हीट का रिजेक्शन होता है एट द रेट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। बाकी ये आपका कंप्रेशन, ये आपका एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है किस साइकिल में आपका एक आपका यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, एक यहाँ पे आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है और दूसरा यहाँ पे आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिस हिसाब से यहाँ पे पूछा आपसे कि किस साइकिल में दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, ऑटो साइकिल में होता है, उससे प्रकार जे में क्वेश्चन पूछा हुआ है किस साइकिल में एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है और एक कंप्रेशन और एक यहाँ पे एक्सपेंशन होता है। तो ये आपका होता है डीजल साइकिल, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम डुअल साइकिल में। सबसे अच्छी आपकी डुअल साइकिल है तो उसमें दोनों होता है, ठीक है। कैसे होता है, यहाँ पे आपका ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है और सब यहाँ पे आपका सेम रहता है। ये आपका यहाँ पे सेम रहता है। ये आपका 1, 2, 3, 4, 5। 1 से 2 आपका कंप्रेशन, 4 से 5 यहाँ पे आपका एक्सपेंशन, ठीक है। बाकी ये आपका हीट एडिशन है, ये आपका हीट एडिशन, ये आपका क्या प्रोसेस है, ये आपका हीट एडिशन एट द रेट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपका होता है हीट एडिशन एट द रेट कांस्टेंट प्रेशर और ये आपका होता है हीट रिजेक्शन एट द रेट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस साइकिल में हमारे एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, नहीं दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। यहाँ पे देखिए एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो यहाँ पे आपके दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गए और यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिएगा। इन तीनों साइकिल आप पढ़ लेंगे, आपसे इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया ऑटो साइकिल में आपका दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, एक आपका होता है हीट एडिशन, एक आपका होता है हीट रिजेक्शन। आपका डीजल साइकिल में एक कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का रिजेक्शन होता है, ठीक है। थर्ड आपका डुअल साइकिल, उसमें तीनों होता है, मतलब उसमें आपका हीट एडिशन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हीट एडिशन होता है कांस्टेंट प्रेशर पे और यहाँ पे आपका हीट का रिजेक्शन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपके दो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और एक कांस्टेंट प्रेशर होता है। अगर इसको आप याद रखेंगे, अगर एग्जाम में जे में क्वेश्चन आता है आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। आई होप यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन मिल गया होगा कि ऑटो साइकिल में आपका दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगता है, जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ उससे आपको कुछ भी फायदा होता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक मैं वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस वैक्यूम। इसमें कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस वैक्यूम यूज करता है, LBW, EBW, आर्क वेल्डिंग या रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो यहाँ पे LBW मतलब लेजर बीम वेल्डिंग और EBW मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। तो यहाँ पे सबसे फेमस वेल्डिंग आपकी होती है, पहली आपकी होती है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, दूसरी आपकी होती है लेजर बीम वेल्डिंग। इसमें से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। पहले मैं आपको यहाँ पे ये दोनों वेल्डिंग एक्सप्लेन कर दूंगा, आप इजिली जब इसको समझ लेंगे आप इजिली क्वेश्चन का ऑप्शन दे लेंगे।
देंगे। क्या इसमें आप बात करें, पहला आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कैसे आपके मेटल को ज्वाइन करता है, देखिए ये क्या करता है, आपका कोई बेस मेटल यहाँ पे हमने यहाँ पे रख दिया, कोई बेस मेटल हमने यहाँ पे रख दिया, इसी को बोला है यहाँ पे कन्फाइंड एरिया ऑफ बेस मेटल। यहाँ पे आपका एक कन्फाइंड एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका कन्फाइंड एरिया होता है, उस एरिया में हमने अपने बेस मेटल को यहाँ पे रख दिया जिसको हमको ज्वाइन करता है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे आपकी बम्बार्डिंग करता है, मतलब बहुत ही हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थ्रो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन गन्स, ठीक है, वही लिखा हुआ है, इट ज्वाइंस द मेटल बाय बम्बार्डिंग ऑफ ए स्पेसिफिक कॉन्फाइंड एरिया ऑफ बेस मेटल विद हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे बहुत ही हाई वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जिनकी वजह से यहाँ पे हम अपना मेल्ट हो जाता है, वहाँ पे वेल्डिंग हो जाती है। ये जो आपका प्रोसेस होता है ये आपका वैक्यूम के अंदर में आपका ये प्रोसेस होता है। वहीं सेकंड पॉइंट मैंने लिखा आपसे, इट इज परफॉर्म्ड इन द वैक्यूम टू प्रिवेंट द रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी को हमारे मतलब प्रिवेंट करने के लिए, उसकी वेलोसिटी में कोई इंपैक्ट ना आए, उसके लिए यहाँ पे हम अपना वैक्यूम के अंदर पूरे प्रोसेस को अंजाम देते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इज यूज्ड इन वैक्यूम। अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी मिल गया होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना बी देखिए कि हम इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में अपना वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं, और क्यों करते हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकंड आपका इंपॉर्टेंट वेल्डिंग है लेजर बीम वेल्डिंग। इसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड, अपने जो वर्क पीस है उसको हम विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम की हेल्प से यहाँ पे अपने हम वर्क पीस को ज्वाइन करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है जो हमारे हार्डेस्ट मटेरियल होते हैं जिनकी वेल्डिंग हम कन्वेंशनल मेथड से नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे हम लेजर बीम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका एक वेल्डिंग होती है आपकी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। जो आपकी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है, इससे सबसे फेमस क्वेश्चन यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में से पूछता है कि यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर होता है आर्क का, वो टेम्परेचर का रेंज क्या रहता है। तो यहाँ पे अप्रॉक्स पूछता है, इसको याद रखिएगा, अप्रॉक्सिमली यहाँ पे आपका 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे आपका टेम्परेचर जाता है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में। ये डायरेक्ट जेईई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इस टेम्परेचर को आप लोग याद रखिएगा। आई होप यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन से मैंने आपको बहुत कुछ यहाँ पे सिखा। अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूवल इज मैक्सिमम इन। जो हम अपना अमाउंट मतलब जो हम किसी मटेरियल को अगर हम निकालते हैं, किसी मटेरियल में अगर हम मशीनिंग प्रोसेस करते हैं, उसमें जो आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है वो किस में ज़्यादा होता है, रीमिंग में, ग्राइंडिंग में, टर्निंग में या मिलिंग में। तो यहाँ पे मैं आपको मैंने यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे टेबल बनाई जिसकी हेल्प से आप कंपेयर कर सकते हैं आखिर किस प्रोसेस में हमारा स्पेसिफिक एनर्जी हमारा ज़्यादा होता है मशीनिंग का। तो इसकी पहली सबसे जेईई में फेमस क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक एनर्जी। ध्यान रखिएगा जूल पर एमएम क्यूब आपकी एसआई यूनिट होती है स्पेसिफिक एनर्जी की। अब यहाँ पे मैंने कुछ मटेरियल मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, एल्युमिनियम एलॉय हो गया, कास्ट आयरन हो गया, टाइटेनियम एलॉय हो गया। अगर इन सभी की हम मशीनिंग करते हैं कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड से, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका स्पेसिफिक एनर्जी का वैल्यू बस इतना रहेगा, जबकि ग्राइंडिंग के केस में देखिए ग्राइंडिंग केस में सबसे ज़्यादा आपका स्पेसिफिक एनर्जी लगेगा। वहीं अगर हम बात करें कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन केस में अगर हम मशीनिंग करते हैं कन्वेंशनल मेथड से, तो वहाँ पे आपका स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू ये रहेगी, जबकि आप ग्राइंडिंग के मेथड में देखिए सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा यहाँ पे आपको ग्राइंडिंग मेथड में ये एनर्जी देखने को मिलती है। अगर हम टाइटेनियम एलॉयज की बात करें, तो टाइटेनियम एलॉयज में आपका कन्वेंशनल मशीनिंग में यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू ये रहती है। वहीं अगर आप ग्राइंडिंग से करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे इस टेबल से आपको डायरेक्टली समझ में आता है कि क्वेश्चन में जो पूछा आपसे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूवल इज मैक्सिमम इन। तो यहाँ पे आपको ग्राइंडिंग वाले मेथड में आपको सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिए। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो आपकी टोटल स्पेसिफिक एनर्जी होती है वो हम इसको 3 एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो किसी भी कटिंग में हम हमारी जो टोटल स्पेसिफिक एनर्जी होती है उसको हम 3 मेथड में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। पहला आपका होता है एनर्जी यूज इन चिप फॉर्मेशन। चिप फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी लगी उसकी हेल्प से यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। दूसरा आपका होता है एनर्जी यूज इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं आपको इसको हटाता हूँ। आई होप यहाँ पे आपको टेबल से समझ में आ गया होगा। ये तीन पॉइंट याद रखिएगा, आपका जेईई एग्जाम क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आखिर जो हम कटिंग करते हैं उसमें जो हमारी स्पेसिफिक एनर्जी होती है किन किन मैथड्स पर डिपेंड होती है। तो तीनों आपको एग्जाम में एक बार दिया हुआ था, ठीक है। पहला यहाँ पे आपका होता है एनर्जी यूज्ड इन चिप फॉर्मेशन। पहला आपका होता है एनर्जी यूज्ड इन चिप फॉर्मेशन, एनर्जी यूज्ड इन चिप फॉर्मेशन। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे क्या टोटल स्पेसिफिक एनर्जी ड्यूरिंग कटिंग can be divided into 3 elements, can be divided
इंटू 3 एलिमेंट। तो जो हमारी एनर्जी होती है उसको हम 3 भाग में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है एनर्जी यूज्ड इन चिप फॉर्मेशन, दूसरा यहाँ पे आपका होता है क्या, एनर्जी यूज्ड इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और थर्ड यहाँ पे आपका होता है क्या, एनर्जी एक्सपेंडेड इन, मतलब एनर्जी यूज्ड या एनर्जी एक्सपेंडेड इन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये 3 एनर्जी के एलिमेंट में हम यहाँ पे अपनी स्पेसिफिक एनर्जी को डिवाइड करते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपको मोटा मोटी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इस एक क्वेश्चन से मैंने आपको यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछता है, शंट कैपेसिटेंस इज नेग्लेक्टेड इन द एनालिसिस ऑफ विच ट्रांसमिशन लाइन, मतलब हम किस ट्रांसमिशन लाइन में शंट कैपेसिटेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, शॉर्ट में, बोथ लॉन्ग एंड मीडियम में, या लॉन्ग में या मीडियम में। तो मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर इसके हेल्प से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि आखिर हम किस एनालिसिस में, मतलब ट्रांसमिशन लाइन किस एनालिसिस में हम शंट कैपेसिटेंस को निगलेक्ट कर देते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें आपका ट्रांसमिशन लाइन का, तो आपके ट्रांसमिशन लाइन को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द लेंथ। जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ होती है उसके बेस में यहाँ पे आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, तीसरा आपका है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। इसकी वैल्यू यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि आखिर इनकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है। तो देखिए जो आपकी शॉर्ट लाइन होती है उसकी लेंथ जो होती है कम से कम 80 किलोमीटर कम होनी चाहिए। मीडियम लाइन की बात करें तो इसकी लेंथ आपकी 80 से 200 के बीच में लाई करती है। लॉन्ग लाइन की बात करें, जो आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी लेंथ आपकी 200 किलोमीटर से अधिक होती है। तो उसको याद रखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हम शंट कैपेसिटेंस इज नेग्लेक्टेड इन एनालिसिस ऑफ विच ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की अगर फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला यहाँ पे आपका ये होता है, जो आपका लेंथ है, यहाँ पे आपकी जो लेंथ की वैल्यू है ये हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इससे यहाँ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू यहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये क्योंकि ये आपको फॉर्मूला में देखिए आपका नीचे आता है, इससे कोई इंपैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं अपने ईजी के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, इन द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू क्या होती है आपकी, लेस देन 80 किलोमीटर। आई होप यहाँ पे मैंने आपको इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दिया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, विच एक्ट इज यूज टू रेगुलेट द इंडियन पावर सेक्टर टुडे। तो फ्रेंड ये आपको डायरेक्ट ऑप्शन याद रखना पड़ेगा कि आखिर हम किस एक्ट का इस्तेमाल करते हैं इंडियन पावर सेक्टर में रेगुलेट करने के लिए पावर को। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इसको याद रखिएगा, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे सही होने वाला है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ क्या पूछता है, which device is employed to reduce the power factor in case of the leading power factor in the transmission line। अगर ट्रांसमिशन लाइन में हमारा पावर फैक्टर बढ़ जाता है तो हम किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं पावर फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, सिंक्रोनस कंडेंसर, एसवीसी, रिएक्टर। यहाँ पे ओनली 3, ओनली 2, 1, 2, 3, ओनली 1। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। एक यहाँ पे इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट या फेरेंटी इफेक्ट। ये क्या बोलता है, मान लीजिए इन केस ऑफ नो लोड इन द ट्रांसमिशन लाइन, मतलब ट्रांसमिशन लाइन में मान लीजिए हमारा कोई लोड नहीं है, ठीक है। उस केस में क्या होता है, वोल्टेज एट रिसीविंग एंड, जो हमारा रिसीविंग एंड होता है उसका जो वोल्टेज होता है वहां पे वो सेंडिंग एंड से बड़ा हो जाता है। क्या मतलब, मान लीजिए हमारा ट्रांसमिशन लाइन में कोई लोड नहीं है, उस केस में हमारा जो वोल्टेज होता है रिसीविंग एंड में वो आपका सेंडिंग एंड से बड़ा हो जाता है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। अब इस केस में क्या होता है, ऐसे केस में यहाँ पे क्या होता है, आपका जो पावर फैक्टर होता है लाइन में वो आपका लीडिंग बन जाता है, पावर फैक्टर वहां पे आपका लीडिंग बन जाता है। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे सिंक्रोनस रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम सिंक्रोनस रिएक्टर को जो है रिसीविंग एंड में लगा देते हैं। सिंक्रोनस रिएक्टर को यहाँ पे हम रिसीविंग एंड में अपने हम सिंक्रोनस रिएक्टर को लगा देते हैं क्योंकि हमारा रिसीविंग एंड में हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है सेंडिंग एंड के मुकाबले। तो यहाँ पे पावर फैक्टर आपका लाइन में जो है लीडिंग हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना रिसीविंग एंड में सिंक्रोनस रिएक्टर को लगा देते हैं। अब इससे क्या होता है फ्रेंड, आपका ये जो आपका एक्सेसिव पावर है, ये जो आपका क्या होता है एक्सेसिव रिएक्टिव, जो आपका एक्सेस में रिएक्टिव पावर होता है, आपका एक्सेस में जो रिएक्टिव पावर होता है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ये इसको जो है आपका
एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारा ओवर वोल्टेज की कंडीशन नहीं हो पाती है, जिससे हमारी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्ट हो जाता है, ओवर वोल्टेज हमारा प्रोटेक्ट हो जाता है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, रिसीविंग एंड में सिंक्रोनस रिएक्टर को लगा देते हैं, जिससे जो हमारा एक्सेस में रिएक्टिव पावर मिलती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ओवर वोल्टेज की कंडीशन से हम बच जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही था, ओनली थर्ड मतलब ओनली रिएक्टर। आई होप यहाँ पे मैंने आपको इसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तब। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है आपसे, देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन बोलता है इन ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब थ्रॉटलिंग प्रोसेस में इसमें कौन सा कांस्टेंट रहता है, प्रेशर, एंट्रोपी, इंथैल्पी या टेम्परेचर। तो देखिए ध्यान से इसको समझिएगा, आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता क्या है। देखिए अगर मान लीजिए किसी पाइप से अगर हम किसी फ्लूइड को फ्लो कराते हैं और उसमें कोई नैरो पैसेज बीच में आ जाए, मतलब कोई रुकावट उसमें बीच में आ जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ये आपका हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे आपका, देखिए अगर जो बच्चे यहाँ पे थ्रॉटलिंग प्रोसेस पढ़े होंगे, जो बच्चे यहाँ पे थ्रॉटलिंग में लेक्चर्स जिन लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया था आपको जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है वो आपका आइसेंथैल्पिक होता है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। तो जिन बच्चों को पता है आइसेंथैल्पिक क्या होता है, मतलब यहाँ पे आपका H1 बराबर H2 होता है, मतलब यहाँ पे आपका एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, यहाँ पे आपकी एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। तो आपको नाम में छिपा जाता है कि जो आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है वो आपका आइसेंथैल्पिक होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला से हो जाएगा एंथैल्पी। बेसिकली आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है क्या, मान लीजिए आपका कोई फ्लूइड यहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कोई नैरो पैसेज यहाँ मिल गया, तो यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हमारा फ्लूइड चला जाता है और ये बेसिकली आपका क्या होता है, बेसिकली आपका बहुत ही हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे ये आपका होता है। ठीक है, जो आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है ये आपका हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस ये फ्रेंड आपको यहाँ पे होता है। इसीलिए यहाँ पे आपका एंथैल्पी जो H1 = H2 होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं टू रिड्यूस द प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसका इस्तेमाल करते हैं टू रिड्यूस द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मतलब थ्रॉटलिंग प्रोसेस के हेल्प से हम अपने रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर हम रिड्यूस करते हैं, किसके हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ थ्रॉटलिंग प्रोसेस, जो आपका आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। ये आपका बेसिकली मैंने आपको बताया ये आपका जो है हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस आपका होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। आई होप यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने लास्ट पार्ट को नहीं देखा, प्लीज़ इन सभी जितने भी मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 जो अपलोड किए हुए हैं, इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ एग्जाम देने से पहले इन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा ना हो कि जो मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया होगा उसी का एक्सप्लेनेशन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। प्लीज़ सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।